चलो तो श्री गणेश करते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो आपका ये सब्जेक्ट है ना, देखो तो सबसे पहले आप क्या करो, रजिस्टर जो लाए हो उसमें सबसे पहले इधर कोने में ऐसा लाइन लगा के सबसे पहले लिखो इसमें टारगेट, और टारगेट के आगे अपना जो आपका अपना टारगेट है वो लिखना। जैसे आपका अगर टारगेट है 95 तो 95 लिखना, आपका टारगेट है 85 तो 85 लिखना। तो जो भी आप अपने लिए टारगेट सेट करना चाहते हो इन इकोनॉमिक्स वो लिख लेना, ठीक है। तो अपने अपने हिसाब से टारगेट लिख लेना। जैसे मैंने तो लिख लिया 100 है ना, तो वो मेरा टारगेट है, आप अपना टारगेट लिख लेना। तो ये हमारा रजिस्टर के पहले पेज पर अपने को नज़र आना चाहिए कि भाई ये है टारगेट। तो देखो आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर, इस पूरे पेपर के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। पूरे बिजनेस इकोनॉमिक्स में टोटल 10 चैप्टर्स हैं, ठीक है। जिसका अगर आपको ऐसे कभी ओवरव्यू लेना हो या कब जब हम बाद में रिवीजन करते हैं तो बड़ा हेल्पफुल रहेगा ये चार्ट आपके लिए। जो ये शुरू के 4 चैप्टर्स हैं आपके, ये वाले, ये पूरे के पूरे बेस्ड होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पर। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो सकता है कुछ बच्चों ने पढ़ा हो सकता है कुछ बच्चों ने ना पढ़ा हो, लेकिन जस्ट फॉर द नॉलेज बता देता हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो पोर्शन होता है उसमें हम मतलब बेसिकली जो पढ़ाई करते हैं वो बहुत ही छोटी पढ़ाई होती है। छोटा मतलब एक कंज्यूमर के बारे में पढ़ते हैं, प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ते हैं, है ना, डिमांड सप्लाई क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और जिन जिन बच्चों ने शायद पढ़ रखा होगा तो उनको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा कि ये क्या होता है ना। उसके बाद जो चैप्टर 5 होता है ये एक न्यू चैप्टर है जो आपने पहले नहीं पढ़ रखा है। इट इज़ अ न्यू चैप्टर, मतलब इसमें ये हर बच्चे के लिए नया है, जिसने पढ़ भी रखी हो इकोनॉमिक्स तो भी, जिसने नहीं भी पढ़ रखी तो भी। इस चैप्टर का नाम होता है बिजनेस साइकिल। छोटा चैप्टर है लेकिन नया चैप्टर है, बिजनेस साइकिल ये नाम होता है। उसके बाद जो चैप्टर 6 और 7 है, ये दोनों चैप्टर्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के, जिन्होंने अगर पढ़ रखा हो मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हुआ करते थे। एक होता था नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन, है ना, और एक होता था जो कीन्स की थ्योरी पर बेस्ड था, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, है ना, अगर जिन बच्चों ने पढ़ रखा है। बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ रखा तो इसमें हम बेसिकली इकोनॉमी से रिलेटेड काफ़ी अच्छी बातें पढ़ते हैं। तो दीज आर बेस्ड ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स 6 और 7। उसके बाद जो 8 और 9 चैप्टर होता है, 8 और 9 चैप्टर को मैं कह सकता हूँ ये एक ब्लेंड है। ब्लेंड मतलब मिक्सचर है, इसके अंदर मैक्रो भी है और थोड़ा सा आपका नया पोर्शन भी 8 और 9 के अंदर। जैसे जिन बच्चों ने पढ़ा हो वो बताना, जैसे आपने पढ़ा होगा फॉरेन एक्सचेंज, है ना, वो पढ़ रखा है, या आपने पढ़ा होगा RBI मॉनेटरी पॉलिसी, है ना, वो पढ़ रखा होगा, फिस्कल पॉलिसी वो पढ़ रखा होगा, राइट। तो बेसिकली वही सब चीज़ें हैं अगर आपने सुनी होंगी मैक्रो की, और कुछ नई चीज़ें हैं। और जो आपका लास्ट चैप्टर होता है चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 जो होता है वो होता है हमारा इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी, तो इस चैप्टर में बेसिकली आप इसको थोड़ा समझ सकते हो, एक हिस्ट्री का चैप्टर है। 80% इसमें हिस्ट्री है, इतिहास है, क्योंकि इसके अंदर हम लगभग 1947 या बल्कि 1947 भी नहीं, 1857 से लेकर मतलब 2000 या 1991 तक लिख लो, ऐसा हिस्ट्री पढ़ते हैं इंडिया की। इसमें एक तरह से आप हिस्ट्री पढ़ते हो, इतिहास, इंडियन इकोनॉमी। और हो सकता है शायद जिन बच्चों ने पढ़ा हो पहले 12th क्लास में तो आपको याद होगा इंडिपेंडेंस, है ना, फिर 1950
1991 में रिफॉर्म्स, ये सब हिस्ट्री वाली बातें चैप्टर 10 के अंदर कवर करते हैं। तो पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो है आप ऐसे मतलब इसको रख सकते हो डिफाइन, ठीक है। अच्छा, अब आईसीआई ने चैप्टर वाइज वेटेज बता नहीं रखी है ना, चैप्टर वाइज वेटेज बता नहीं रखी, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जिनकी वेटेज थोड़ी सी ज़्यादा होती है वो मैं लिस्ट आपको पहले ही बता देता हूँ। चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 6, चैप्टर 7, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गए, मोस्ट लगा देते हैं इनके आगे, इनकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहती है। थोड़े से कम इम्पॉर्टेंट में हम कह सकते हैं जिनकी वेटेज थोड़ा सा इनसे कम होगी, वो हो गया 8, 9 और 10। और जो सबसे इजी हैं, इजी लीस्ट वेटेज वाले, वो सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं पूरे इकोनॉमिक्स में, 1 और 5। तो जब आप रिवीजन भी करोगे या आप मतलब कभी पढ़ाई करोगे तो कोशिश करना कि भाई वो चैप्टर जो ज़्यादा वेटेज के हैं उनको अच्छे से भी करो या उनको पहले कवर कर लो। 1 और 5 सबसे छोटे और कम वेटेज के चैप्टर होते हैं, तो 1 और 5 में मिला के हो सकता है आपसे सिर्फ 6-7 नंबर की ही वेटेज पूछें, लेकिन बाकी चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें, ऊपर वाले ऐसे हैं जिनमें हर चैप्टर से आपसे 10-12 नंबर तक की वेटेज का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हमारा जो सिलेबस है वो बेसिकली डिवाइडेड रहता है, ठीक है। तो समझ आ गया। तो ये आप अपने फर्स्ट पेज ऑफ रजिस्टर पे बस इतना एक माइंड मैप रखोगे तो हमेशा आपको पता रहेगा कि यार ये मेरा सिलेबस है, ये चैप्टर्स हैं और इस तरह से ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, है ना। बस तो हमारा फर्स्ट पेज ऑफ द रजिस्टर तो ये ख़त्म। अब हम धीरे धीरे शुरू करेंगे आज, क्योंकि हमें थोड़ा सा ही बेसिक पढ़ना है ना। तो चैप्टर 1 से ही शुरू करेंगे हम तो, क्योंकि चैप्टर 1 का नाम ही वैसे इंट्रोडक्शन है ना। तो हम भी इंट्रोडक्शन ही करेंगे, हम भी बेसिक ही पढ़ेंगे। आज हमें कुछ तूफानी तो करना नहीं है, तो नए पेज से ही नई हेडिंग डाल के करते हैं। चैप्टर 1, इस चैप्टर का नाम है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, है ना। और आप ब्रैकेट में यूनिट 1 लिख लेना। इस चैप्टर में 2 यूनिट्स हैं, तो पहले हम यूनिट 1 शुरू कर रहे हैं, है ना। चैप्टर 1 के यूनिट 1 से शुरू करेंगे जिसका नाम है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं इंट्रोडक्शन। तो इकोनॉमिक्स जो है वैसे आपने मतलब किस किस बच्चे ने पढ़ रखा है इकोनॉमिक्स पहले सब्जेक्ट, मतलब मेजॉरिटी ने पढ़ रखा, और किसने नहीं पढ़ रखा, नहीं वाले आपने नहीं पढ़ रखा है इकोनॉमिक्स, है ना। तो आप बच्चों से ही पहले पूछते हैं फिर कि क्या आपने ये इकोनॉमिक्स वर्ड कभी सुन रखा है या वर्ड ही नहीं सुना? सुन रखा है। तो ये वर्ड सुन के आपके मन में क्या मतलब इमेज, क्या चीज़ आती है कि क्या होगा? नहीं, तुम क्यों बोल रहे हो, तुमने तो पढ़ा है। जिसने नहीं पढ़ा उनकी मन की छवि पूछ रहे हैं। अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स वर्ड सुन के आपके मन में आता है अर्थव्यवस्था, ठीक है। चलो तो एक लाइन छोटी सी लिखते हैं सबसे पहले, फर्स्ट एरो डाल के, कि इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, और हाईलाइट कर लेते हैं। ये जो इकोनॉमिक्स वर्ड हम आज इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं, ये एक्चुअल में बहुत वर्षों पहले एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है ना। और वो ग्रीक वर्ड का नाम था ओइकोनॉमिया, राइट। OI को KONOMIA, ओइकोनॉमिया,
तो देखो पहली ही लाइन में एक MCQ क्वेश्चन आ गया, तो 5 सेकंड के अंदर आपका 1 नंबर आ गया, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं, आपको तो MCQ देता है, तो वो एक क्वेश्चन बना देता है MCQ में, इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड डैश, 4 ऑप्शन देगा, ओइकोनेमिया, ओइकोपोमिया, आइकोसेमिया, ओइकोनोमिया। तो आपको एग्जैक्ट वर्ड याद होना चाहिए, है ना। तो इकोनॉमिक्स कौन से ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ? ओइकोनोमिया। हाँ, अब इस वर्ड को अगर हम डिक्शनरी में ढूंढने बैठे कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है, हाँ राइट, तो बादल में लिख लेते हैं, इस वर्ड का अपना खुद का मीनिंग होता है हाउस होल्ड। तो अगर आप इसका डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो वो होगा हाउस होल्ड, है ना। हाउस होल्ड किसे बोलते हैं? घर के काम। हाउस होल्ड तो सेक्टर भी होता है, फर्म वाला। हाँ, सरकार को, घर को चलाने के लिए जो काम कर रहे हैं हम, हाउस होल्ड, ठीक है। कंज्यूमर्स भी बोल सकते हैं। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, हाउस होल्ड का मतलब जो होता है वो यही है, जिसका सबसे एप्ट शब्द है कंज्यूमर सोच सकते हैं, जैसे आप सब लोग या मैं। तो हम सब हाउस होल्ड का मतलब होता है कि हम घर में अपना घर चलाने के लिए, या हम अपनी कंजम्पशन को, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम चीज़ें कंज्यूम करते हैं, है ना। हम सुबह उठते हैं तो ब्रेड खरीदते हैं, शाम को आप कुछ और सामान खरीदते हो, आप अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते हो। तो हाउस होल्ड एक साधारण शब्द है, जिसको डिक्शनरी में मतलब आप देखोगे तो ये ओइकोनोमिया को कहा जाता था। तो ओइकोनोमिया वर्ड वो बनते 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 इतने वर्षों आज क्या वर्ड बन गया? इकोनॉमिक्स। अब इसमें देखो 3 MCQ हैं इस लाइन में। वो ये पूछ लेगा कि भैया ओइकोनोमिया कहाँ का वर्ड था? ग्रीक वर्ड। वो पूछ लेगा ओइकोनोमिया का मतलब क्या है? हाउस होल्ड। वो पूछ लेगा इकोनॉमिक्स कौन से शब्द से डिराइव हुआ? ओइकोनॉमिक। तो देख रहे हो, अब रीडिंग लेते रहोगे जैसे जैसे आप रोज, तो आपके अपने आप MCQ आंसर बनते रहेंगे। तो हर लाइन में कुछ छुपा हो सकता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, टिल 19th century economics was known as, till 19th century economics was known as, के बाद लिखते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी। पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो इस सब्जेक्ट का नाम तो इकोनॉमिक्स था भी नहीं, हाँ, इसको तो क्या बोलते थे? पॉलिटिकल इकोनॉमी। पॉलिटिकल इकोनॉमी तो मतलब ऐसी कहानी इमेजिन करो मनगढ़ंत कि बच्चे कॉलेज जा रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं भाई आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो वो कहते होंगे पॉलिटिकल इकोनॉमी। आज आप कह रहे हो इकोनॉमिक्स, लेकिन 19th century तक क्या बोलते थे? पॉलिटिकल इकोनॉमी, राइट, पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि एक व्यक्ति मतलब एक छोटा सा आदमी बना लेते हैं ऐसी, इनके बिना इकोनॉमिक्स की स्टडी अधूरी है ना। तो इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, राइट। तो ऐसे ही लिख लेते हैं, नाम भी लिख लेते हैं बड़ा बड़ा, एडम स्मिथ, बिल्कुल सही। एडम स्मिथ। तो इनको तो उपाधि दी गई है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की, क्योंकि अब क्यों दी गई है उसका भी एक कारण है, क्योंकि इन्होंने 17th century में, सोचो मतलब आज से लगभग 250 साल पहले 1776 के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा फेमस किताब लिखी है, बुक, ठीक है। तो ये ईयर आप भी लिख लेना। तो देखो इतनी सी बातों में 3-4 MCQ हैं। एक तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन?
एडम स्मिथ। किताब कब लिखी? 76। फिर आ सकता है कि एडम स्मिथ को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फिर अभी किताब का नाम भी पूछ लेगा कि किताब का नाम क्या था। हाँ, तो बहुत ही फेमस किताब थी, हम भी लिखते हैं किताब का नाम, तो शॉर्ट में लिखते हैं। इनका किताब का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो किताब के ऊपर ही लिख लो चाहे, या जहाँ मन करे वहाँ लिख लो, द वेल्थ ऑफ नेशंस। और इसमें वेल्थ वर्ड को आप हाईलाइट भी कर सकते हो। द वेल्थ ऑफ नेशंस मतलब, अब हमें किताब नहीं पढ़नी पूरी, ना मैं किताब बताऊंगा आपको, लेकिन इनकी उस किताब के अंदर इकोनॉमिक्स को जब समझाया गया, इकोनॉमिक्स के बारे में जब जिक्र हुआ, तो इनकी जो पूरी डेफिनेशन थी इकोनॉमिक्स की, वो वेल्थ ओरिएंटेड थी। वो किसके मतलब किस पर फोकस्ड थी? वेल्थ पर। क्योंकि बाद में और भी इकोनॉमिस्ट आए, बाद में और भी ऑथर्स आए दूसरे, जैसे शायद आपने नाम सुना हो एल्फ्रेड मार्शल, है ना, कीन्स, वो और बाद में आए, है ना। तो बहुत सारे ऑथर्स आए, लेकिन ये जो थे सबसे पहले थे, और इनकी इस किताब को बोला गया या माना गया फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स। यानी कि इसीलिए इनके इस काम को, इनकी इस किताब को पहला सबसे बड़ा मॉडर्न वर्क माना गया इकोनॉमिक्स का, और इसीलिए इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की उपाधि मिली। तो इनकी जो डेफिनेशन थी इकोनॉमिक्स की, इट इज़ ऑल रिवॉल्विंग अराउंड वेल्थ। वो किस चीज़ पर फोकस करती थी? वेल्थ पर। तो कई बार तो एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसा भी आया, और आप जब आप देखोगे तो उसमें ये आता है कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन फोकस्ड ऑन वेल्थ गिवन बाय तो एडम स्मिथ, है ना। बाकी किताब का नाम भी पूछ सकता है, तो वेल्थ ऑफ नेशंस। ईयर पूछ सकता है 1776, है ना। तो देखो कितने सारे इसमें क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो खैर हमें पूरी किताब तो नहीं पढ़नी वेल्थ ऑफ नेशंस की, लेकिन इसमें जो क्रक्स दिया था, क्रक्स का मतलब है इसमें जो फाइनल निष्कर्ष था, वो हम ऐसे करली ब्रैकेट बनाकर लिख लेते हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी है कि अल्टीमेटली इसमें क्या कहा गया। तो देखो अल्टीमेटली इसमें ये कहा गया कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रोसेसेस बाय विच द रिलेटिवली scarce resources are allocated to satisfy unlimited human wants. Economics is the study of processes by which the relatively scarce resources are allocated to satisfy unlimited human wants. तो थोड़ी सी इंग्लिश हो सकती है डरावनी सी, खतरनाक सी लगे, लेकिन हम इसमें से कीवर्ड पिक कर लेते हैं जो हमारे मुद्दे के। तो एक तो येलो कलर कर लेते हैं स्केयर्स रिसोर्सेज को, इस पर 1 बना लेते हैं, और एक पिक कर लेते हैं अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को, इस पर 2 बना लेते हैं, है ना। तो एक पिक कर लिया स्केयर्स रिसोर्सेज को, और एक पिक कर लिया अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को। तो इस डेफिनेशन से या इस समरी से कि भाई इकोनॉमिक्स क्या है, तो वो कह रहा है इकोनॉमिक्स एक ऐसी पढ़ाई है जिसमें हम प्रक्रिया सिखाते हैं, जिसमें हम एक प्रोसेस सिखाते हैं। किस चीज़ का प्रोसेस सिखाते हैं? ताकि हम अपने स्केयर्स रिसोर्सेज को, चलो तो अब बच्चों से पूछ लेते हैं भाइयों, स्केयर्स का मतलब क्या? ठीक है, वेरी गुड। तो मैं नीचे लिख देता हूँ, तो जिनको अगर लिखना है तो लिख सकता है। स्केयर्स का मतलब होता है लिमिटेड या थोड़े, बिल्कुल सही। और रिसोर्सेज का मतलब,
तो पहले इसका दूसरा इंग्लिश वर्ड लिख रहा हूँ, दूसरा इंग्लिश वर्ड होता है मीन्स, और बिल्कुल शुद्ध हिंदी में लिख देता हूँ साधन। साधन, और साधन कुछ भी हो सकते हैं। आज आपकी जेब में 5 करोड़ रुपए हैं, वो भी एक रिसोर्स है। वो हंस रहा है, कह रहा है सर क्या कह रहे हो, है ना। चलो आज मेरी जेब में 5 करोड़ रुपए हैं, तो ये भी रिसोर्स है ना। तो अब तो नहीं हंसी आ रही तो साधन तो कुछ भी हो सकता है। तो रिसोर्स मतलब कि साधन, कुछ भी किसी भी रूप में साधन हो सकता है। अब ये प्रोजेक्टर लगा हुआ है, ये भी मेरे लिए एक रिसोर्स है ना, क्योंकि इसकी मदद से कुछ काम कर रहे हैं। ये पंखा, एसी, बेंचे, ये मेरे लिए सब रिसोर्स है। तो रिसोर्स मतलब हो गया मीन्स, साधन, कुछ भी, ठीक है। अच्छा, स्केयर्स का मतलब हो गया लिमिटेड। तो कई बार हमारे एमसीक्यू में स्केयर्स रिसोर्सेज की बजाय वो कुछ और शब्द दे देता है। वो दे देता है शब्द क्या, लिमिटेड मीन्स। अब बच्चा छोड़ के आ जाता है, कहता है सर ये कुछ अलग आ गया था, आपने सिखाया नहीं या मैंने कहीं देखा नहीं। तो समझ गए बात। तो लिमिटेड मीन्स लिखा हो चाहे स्केयर से रिसोर्सेज लिखा हो, एक ही बात हो गई। चलो ये तो हो गई एक ही बात। तो मीन्स का मतलब होता है साधन। और दूसरा लिखा था आपने अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। तो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स का भी मीनिंग समझाई दो, वैसे क्या होता है। अनलिमिटेड का मतलब तो हो गया अनगिनत। क्या कह रहे हो, हाँ, मतलब इंग्लिश में लिख दूं तो नेवर एंडिंग। तो अनलिमिटेड का मतलब हो गया नेवर एंडिंग, हाँ। और ह्यूमन वांट्स मतलब इच्छाएं, हाँ, वांट्स। वैसे एक आगे के चैप्टर में हमें वांट्स पर पढ़ाई करनी है। तो इसका मतलब हो गया नेवर एंडिंग ह्यूमन वांट्स। इंसान की जो इच्छाएं होती हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, है ना। तो ये माना जाता है। तो ये इकोनॉमिक्स के इन दोनों बातों को पता है क्या बोलते, तो आप भी नीचे लिख लेना। इन दोनों बातों को मतलब बोला जाता है टू फंडामेंटल फैक्ट्स। और मैं तो बल्कि आपको जीवन की भी शिक्षा दे देता हूँ इसी के साथ। ये तो लाइफ का भी फैक्ट यही है, मतलब जीवन का मूल सत्य यही है। तो इन दोनों बातों को बोला जाता है टू फंडामेंटल फैक्ट्स। तो इकोनॉमिक्स के भी यही फंडामेंटल फैक्ट्स हैं, दोनों बातें, कि इंसान की इच्छाएं अनलिमिटेड हैं, हाँ, अनगिनत हैं, और उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो साधन हैं, मतलब उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं, है ना। तो ये आपके जीवन के लिए भी यही बात एप्लीकेबल है। कैसे एप्लीकेबल है, आपकी इच्छाएं क्या हैं, अनलिमिटेड है। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना कि जीवन में आपकी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं हो पाएंगी, और आपको हमेशा रिसोर्सेज जो हैं वो कम ही मिलेंगे। अच्छा, अब बच्चा कह रहा है सर ऐसे कैसे, तो क्या मुकेश अंबानी साहब की इच्छाएं पूरी हो गई होंगी सारी। मतलब कई बार बच्चा तो सोचता है सर उनकी तो इच्छा सारी पूरी हो गई होंगी, तो बताओ क्या उनकी इच्छाएं सारी पूरी हो गई होंगी, नहीं हुई होंगी। क्योंकि इंसान की इच्छाएं यानी कि जो ह्यूमन वांट्स होता है उनके बारे में बोला जाता है कि यह नेवर एंडिंग होती है। और इसमें साइकोलॉजी ये होती है कि अगर आपकी एक वांट सेटिस्फाई हो गई तो दूसरी जनरेट हो जाती है। तो आज आप सोच रहे हो शायद फॉर एग्जांपल कि बस मैं ये कर लूँ, ये मैं चाहता हूँ, लेकिन जब आप वो पालोगे तो फिर एक नई वांट जन्म ले लेगी। तो इसीलिए इंसान की इच्छाएं जो है वो नेवर एंडिंग होती है, और उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो साधन होंगे वो हमेशा कम होते हैं, लिमिटेड ही होते हैं, कम ही होंगे। तो जीवन में आप बेसिकली कभी भी खुश नहीं रहोगे। सर ये क्या कह रहे हो, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वैसे इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल फैक्ट्स कह रहे हैं। बट समझ आ गए फंडामेंटल फैक्ट्स। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद एक स्टार पॉइंट लिखना है। स्टार पॉइंट में लिखना है मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स criticizes the above narrow definition
तो क्रिटिसाइजेस को ब्लॉक बना लेते हैं, और नैरो जो है ये कीवर्ड है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। तो इस लाइन का मतलब है कि जो आज के ज़माने के इकोनॉमिस्ट्स हैं, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स हैं, वो क्या करते हैं, वो क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना। क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना या कमी निकालना, कुछ भी, है ना। तो आज के ज़माने के जो इकोनॉमिस्ट्स होते हैं वो ऊपर वाली डेफिनेशन को, ये जो डेफिनेशन आज से 250 साल पहले की किताब से निकली हुई है, इस डेफिनेशन को कहते हैं कि ये डेफिनेशन तो बहुत नैरो है। नैरो का मतलब छोटी है, हाँ छोटी है, हाँ नैरो है ना। तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो इस डेफिनेशन को कहते हैं कि ये छोटी है। जैसे ये समय के साथ हमेशा परिवर्तन होता है। नेक्स्ट जनरेशन हमेशा अपनी पिछली जनरेशन को क्या कहती है कि आपकी सोच तो छोटी है। जैसे आप भी ये सोचते होंगे कि यार मैं जो सोच रहा हूँ मेरे घर वाले वो नहीं समझ पा रहे उनकी सोच पुरानी है ना। तो वो ये होता है, ये हर जनरेशन में होगा। आपके जब बच्चे होंगे वो भी यही सोचेंगे कि भाई हमारे माता पिता जो है हमारी सोच नहीं समझ पा रहे, उनकी सोच छोटी है तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट भी यही कहते हैं, आज के ज़माने के इकोनॉमिस्ट भी यही कहते हैं कि ये जो एडम स्मिथ साहब की डेफिनेशन थी ये क्या है, छोटी, नैरो है। अब वो क्यों कहते हैं उसका एक रीज़न भी उन्होंने दिया है, वो ऐसी बादल में समझा देता हूँ, आप लिख लेना। वो ये कहते हैं, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि भाई आज जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, है ना, ऐसे ही लिख देते हैं, आप भी लिख लो बादल के अंदर, डे टू डे इकोनॉमिक्स। आज जब हम नॉर्मली इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो उसमें क्या हम ये सब बातें करते हैं क्या कि यार स्केर्स रिसोर्सेज, नहीं करते। मैंने जब उससे भी पूछा था इकोनॉमिक्स वर्ड सुन के क्या दिमाग में आता है, तो उसने कहा अर्थव्यवस्था दिमाग में आती है ना। तो आज जब हम इकोनॉमिक्स वर्ड बोलते हैं डे टू डे जीवन में, तो हो सकता है आपके दिमाग में क्या क्या वर्ड्स आए। हो सकता है आपके दिमाग में आ जाए बैंक रेट, हो सकता है आपके दिमाग में आ जाए मॉनेटरी पॉलिसी, या और अगर और इसको और बड़ा करूं, अभी कुछ वर्षों पहले ग्लोबल क्राइसिस हुआ था, कोरोना पेंडेमिक, है ना। तो उसमें तो क्या आती थी न्यूज़ की हेडलाइन भी कि सारी अर्थव्यवस्था ठप, ऐसा था ना। तो जब हम आज के ज़माने में इकोनॉमिक्स को बोलते हैं, इकोनॉमिक्स को सोचते हैं, तो उसमें तो कितनी सारी चीज़ें कवर्ड होती हैं, कितनी सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट इसीलिए बोलते हैं कि ये जो पुराने ज़माने की डेफिनेशन थी ये तो बहुत छोटी डेफिनेशन थी, नैरो डेफिनेशन थी। तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि आज के इकोनॉमिक्स के अंदर तो एटसेट्रा भी लिख लेते हैं, बहुत सारी बातें इन्वॉल्व होती हैं, तो इसीलिए वो क्रिटिसाइज करते हैं। तो समझ आया पॉइंट? तो यहाँ तक सबको क्लियर चल रहा है? ठीक है, कहानी समझ आ रही है? चलो, तो ये बेसिकली पूरा जो पॉइंट था ये एक इंट्रोडक्शन था बेसिकली कि भाई आखिर इकोनॉमिक्स जो ये हम पढ़ रहे हैं ये है क्या। तो कहानी और रिवाइज करते हैं। देखो कितने सारे एमसीक्यू निकल जाएंगे, मुझे तो इसी में ही डर लग रहा है। पहला क्वेश्चन ये कि कौन सा ग्रीक वर्ड था, दूसरा उसका मीनिंग हाउस होल्ड, तीसरा कौन सा वर्ड था, ग्रीक वर्ड, है ना। चौथा ये कि 19वीं सेंचुरी तक क्या बोलते थे, पॉलिटिकल इकोनॉमी। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन, किताब का नाम, ईयर, बहुत बढ़िया। 2 फंडामेंटल फैक्ट क्या बताए, नेवर एंडिंग बॉन्ड्स और स्कार्स रिसोर्सेज। और मॉडर्न इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, उनको क्रिटिसाइज। और वो क्या बोलते हैं, क्या है डेफिनेशन, नैरो डेफिनेशन। तो मतलब आप देखो कम से कम 8-10 एमसीक्यू बन गए, है ना। और समझ आ गया इंट्रोडक्शन। चलो ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट नंबर 2, है ना। तो वो जो फर्स्ट पॉइंट था बेसिकली वो इंट्रोडक्शन था, बेसिकली ये सब इंट्रोडक्शन के अंदर था। सेकंड पॉइंट लिखते हैं, अब जो हमारे सब्जेक्ट का नाम है, इस पॉइंट को लिखते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स।
बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ये मज़ेदार है। चलो, तो अब मैं आपको सिखाऊंगा कि ये सब्जेक्ट आपको क्यों पढ़ाते हैं और ये सब्जेक्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है ना। इस सब्जेक्ट का नाम बिजनेस इकोनॉमिक्स क्यों है ना, खाली इकोनॉमिक्स क्यों नहीं है। देखो, अगर मैं पहले इन दोनों शब्दों को ब्रेक करूं तो पहले जो वर्ड है इसमें खाली इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आप पता है क्या पढ़ते हो, बहुत सारी थ्योरीज, सिर्फ थ्योरीज पढ़ते हो। थ्योरीज का मतलब होता है कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होने से वैसा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को अगर हमें स्विमिंग सिखानी हो, तैराकी, तो हम उसको एक किताब लेकर आए, हमने कहा देखो बेटा इस किताब में लिखा है हाथ को 45 डिग्री एंगल से ऐसे डालोगे, फिर दूसरे हाथ को 82 डिग्री से ऐसे डालोगे, फिर गर्दन ऊपर करके सांस लोगे तो तुम ऐसे तैरना शुरू कर दोगे। तो ये क्या है, थ्योरी। तो इकोनॉमिक्स में सारी थ्योरियाँ होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर याद हो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, अच्छा डिमांड, सबसे अगर आपको याद हो प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी कम हो गई। अब थ्योरियाँ पढ़ते हो है ना, सारी थ्योरियाँ पढ़ते हो। तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, सारी थ्योरीज होती हैं, सारी टेक्निक्स होती हैं, एंड टेक्निक्स। लेकिन अब देखो मज़ेदार बात, जितनी भी हम थ्योरियाँ पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर और जितनी भी हम टेक्निक्स मतलब पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, अगर हम उसको अपने किसी बिजनेस के अंदर, अपनी बिजनेस में हमें डिसीजन मेकिंग करनी होती है, हर समय हमें बिजनेस में निर्णय लेने पड़ते हैं अलग अलग। जैसे मैं अगर अपने एग्जांपल से समझाऊं तो मुझे भी बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। कई बार सोचना पड़ता है यार ये वाली बेंच कितनी मंगवानी है, कितने एसी लगवाने हैं, कितने प्रोजेक्टर लगवाने हैं, रोज़ कुछ ना कुछ हमें भी डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो बिज़नेस करने के अंदर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हों, छोटे पनवाड़ी हों, कोई भी हो, हर किसी को डिसीजन लेना पड़ता है। अब आज बाजू में राजू पनवाड़ी की दुकान है पान की, उसको भी डिसीजन लेना पड़ता होगा कि यार आज कितने पान के पत्ते खरीद के रखूं, कितने ग्राहक आ सकते हैं, तो गलत तो नहीं है। तो हर बिजनेस में क्या लेना पड़ सकता है, डिसीजन। तो अब देखो ये सब्जेक्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि जो हम इकोनॉमिक्स में थ्योरीज पढ़ते हैं और जो हम टेक्निक सीखते हैं, अगर वो हम एक्चुअल में अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई करें, और एक्चुअल में मतलब इस सब्जेक्ट में हमें ये सिखाया ही भी यही जाता है कि कैसे इन पढ़ी हुई थ्योरियों को आप बिजनेस में अप्लाई कर सकते हो, तो देन इट बिकम्स बिजनेस इकोनॉमिक्स। और इनफैक्ट इसीलिए पता है इसका दूसरा नाम होता है अप्लाइड इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये ऐसी इकोनॉमिक्स है जो आप एक्चुअल में अप्लाई करते हो, सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसे वास्तविकता में अप्लाई किया जाता है। तो ये छोटी सी ड्राइंग आप भी बना लो जो मैंने बनाई, यही इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का पहले इंट्रोडक्शन यही है कि इकोनॉमिक्स मतलब आपकी थ्योरियाँ, आपकी टेक्निक्स जो आप पढ़ते हो, और उन्हीं टेक्निक्स, उन्हीं थ्योरी को जब बिजनेस में अप्लाई करते हो तो वो बन जाती हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स, विच इज़ योर सब्जेक्ट, और जो होना भी चाहिए। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया बिजनेस इकोनॉमिक्स। अच्छा, जब इतना भी बना लिया तो एक और हाथ का निशान भी बना देता हूँ। कभी कभी तो एमसीक्यू में ये भी पूछ लेता है कि इसका दूसरा भी नाम और तीसरा भी नाम बताओ क्या होता है। हाँ, तो इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, वो भी लिख लेते हैं। इसको बोल देते हैं मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स, क्योंकि इसमें आप मैनेजमेंट सीखते हो, आप मैनेज करते हो, आप अपने बिजनेस में जितनी भी चीज़ें हैं जो आपको मैनेज करनी है उनमें इकोनॉमिक्स की ये थ्योरियाँ लगाते हो। तो मैंने भी जब डिसीजंस लेने थे तो मैंने थ्योरियाँ लगाई कि यार इसकी कॉस्ट क्या आएगी, इससे मेरा प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब मैं इकोनॉमिक्स की थ्योरियाँ बिजनेस में अप्लाई कर रहा हूँ। तो इसीलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स कह लो, अप्लाइड इकोनॉमिक्स कह लो, या मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स कह लो। तो पहले समझ आ रहा है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है। अच्छा, अब इसी के नीचे या इसी को आगे बढ़ाते हैं।
अब एक ऑथर का नाम भी लिखते हैं, पर एक छोटा सा आदमी भी बना लेते हैं। इस ऑथर का नाम है जॉल्डीन, JOELDEAN, है ना। तो इसको तो हाईलाइट कर लेते हैं, ये तो MCQ का क्वेश्चन बन गया अपना। तो इसने एक डेफिनेशन दी बिजनेस इकोनॉमिक्स की, वो लिखेंगे हम। तो जॉल्डीन ने कहा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स in terms of the use of economic analysis in formulation of business policies, इन फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसी। तो इसमें भी अगर कीवर्ड पिक करना हो मुझे, तो 2 कीवर्ड पिक कर लेते हैं, एक इकोनॉमिक एनालिसिस और एक बिजनेस पॉलिसीज। तो जॉल्डीन जो है, इन्होंने भी एक बिजनेस इकोनॉमिक्स को डिफाइन करा। तो इसका पूरा स्टेटमेंट ऐसे चलता है कि जॉल्डीन डिफाइंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, है ना। उन्होंने बिजनेस इकोनॉमिक्स को डिफाइन करा। किस टर्म्स में डिफाइन करा? उन्होंने ये बोला कि हम इकोनॉमिक एनालिसिस को यूज़ करते हैं, यानी कि हम इकोनॉमिक्स की पढ़ी हुई बातों का इस्तेमाल करते हैं। किस चीज़ में इस्तेमाल करते हैं? इन फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस डिसीजन पॉलिसीज। हाँ, तो कहना वो यही चाह रहे हैं, समझ गए कि आप इकोनॉमिक्स में पढ़ी हुई चीज़ों का क्या करते हो? इस्तेमाल करते हो। किस चीज़ में? बिजनेस के डिसीजंस में या पॉलिसीज़ में। हाँ, तो इनका कहना वही था जो हमने समझा, है ना। बस टेक्निकल है इनकी लैंग्वेज, लेकिन कीवर्ड्स वही है। तो समझ आ गया पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? यहाँ तक सबको क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसके अगर मैं कहूँ कि भाई इसमें 2 पार्ट्स हैं, तो सर 2 पार्ट्स हैं का मतलब, तो ऐसे एक छोटा सा स्टार पॉइंट बनाकर लिखते हैं इसी के कंटिन्यूएशन में नीचे कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ये बहुत मज़ेदार है, इससे आपको काफ़ी मतलब अच्छा समझ में आ जाएगा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर सब्जेक्ट मैटर में, यानी कि इसमें क्या पढ़ना है। बच्चा पूछते सर इसमें क्या होगा? हाँ, तो इसमें हम 2 बाइफरकेशन करते हैं, इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इस पे तो क्वेश्चन भी आता है। एक को बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक को बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। एक को बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक को बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलो तो पहले ऑनलाइन के चीतों से पूछता हूँ, तो आप बताओ जी क्या फ़र्क होता है, अगर किसी को पता है तो, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स? बाकी आपने सुन रखा है वैसे ही शब्द? सुन रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो वैसे बच्चा कह देता है कि सर देखो इसमें स्पेलिंग डिफरेंस है। हाँ, इधर आई लिखा है, इधर ए लिखा है, देखो बाकी सब सेम है अल्फ़ाबेट्स, बाकी MCRO सेम लिखा है, एक स्पेलिंग डिफरेंस है कि इधर आई लिखा है उधर ए लिखा है। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सही भेज रहे हैं अपने ऑनलाइन दे चीते। हाँ सही, बिल्कुल सही, सही भेजा। तो बच्चों ने बिल्कुल सही भेजा। क्या भेजा होगा बच्चों ने, बताओ? हाँ, बस यही लिखते। तो सबसे पहले हम बादल में, हमारा भी की पॉइंट आ जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है वो होती है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, राइट, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। तो इसमें इंडिविजुअल को आप हाईलाइट कर लेना, ये हमारा कीवर्ड हो गया। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में
स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। तो एज अ होल का मतलब ब्रैकेट में वही एग्रीगेट, एग्रीगेट। तो इसमें एग्रीगेट को भी हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये सबसे मेन डिफरेंस होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो एक बहुत ही अच्छे ऑथर ने अपनी एक डेफिनेशन दी थी, मतलब इस बात को समझाने के लिए उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करी। उन्होंने ये बोला कि अगर आप स्टडी ऑफ ट्रीज, यानी कि अगर आप पेड़ की पढ़ाई करते हो तो वो माइक्रो है। स्टडी ऑफ ट्रीज इज माइक्रो। लेकिन उन्होंने बोला स्टडी ऑफ फॉरेस्ट इज मैक्रो। तो फॉरेस्ट में तो सब कुछ आ गया, पेड़ पौधे जानवर जीव जंतु, मतलब एवरीथिंग। तो जब हम पूरे फॉरेस्ट की स्टडी कर रहे हैं तो उन्होंने कहा ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है, और जब आप खाली खाली पेड़ों की स्टडी कर रहे हो तो वो माइक्रो है। तो ये उनका समझाने का तरीका था। बट आपको समझ आ गया? ठीक। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं खाली सीए फाउंडेशन के इकोनॉमिक्स के बच्चों के बारे में बोलूं तो वो माइक्रो है। लेकिन मैं सोचूं कि पूरे शहर के सारे ही क्लास के हर तरह के बच्चों के बारे में बोलूं तो मैक्रो है ना। तो माइक्रो का दायरा छोटा हो गया, मैक्रो का दायरा बहुत बड़ा हो गया। तो ये तो हो गया बेसिक डिफरेंस। अच्छा, सेकंड एमसीक्यू। सेकंड एमसीक्यू में पूछ लेता है, एक एरो डाल लेते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम दूसरे नाम से क्या बुलाते हैं। हाँ, तो इसको बोलते हैं, लिख लो, प्राइस थ्योरी। क्योंकि इसमें अल्टीमेटली हम प्राइस डिटर्मिनेशन तक पहुंचेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स पता है कब ख़त्म होगी? प्राइस डिटर्मिनेशन पे जाके। तो वैसे वो याद है आपको जब शुरू शुरू में फ्लो चार्ट बनवाया था, कितने चैप्टर थे माइक्रो? 4 थे ना, 1 2 3 4 ऐसे बोला था। तो 1 में आप कुछ पढ़ रहे हो, 2 में कुछ पढ़ोगे, 3 में कुछ पढ़ोगे, चौथे में जब एंड होगा माइक्रो, तो पता है कहाँ एंड होगा? डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस पे ख़त्म हो जाता है माइक्रो। तो माइक्रो का काम ही है प्राइस थ्योरी, इसका नाम ही है, अदर नेम है प्राइस थ्योरी। और इसी तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है तो उसका क्या नाम होता है अदर? हाँ, उसका नाम होता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। राइट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। क्योंकि इसमें हम पढ़ेंगे बाद में जब चैप्टर 6 शुरू होगा, है ना, मैक्रो वाला पोर्शन। तो वहाँ पर हम देश की इनकम के और देश की एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं। हालांकि ये नाम कीन्स ने दिया था तो इसीलिए वो इसी नाम से फेमस हो गया, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का अलग नाम होता है। फिर इसी तरह एक और पॉइंट बनता है टूल्स को लेकर, टूल्स कि इसके हथियार क्या हैं। राइट, डिमांड एंड सप्लाई। तो ये हमारे चैप्टर्स आएंगे आगे। डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड मतलब हिंदी में बोलते हैं मांग, और सप्लाई मतलब पूर्ति, मांग और पूर्ति। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स क्या होंगे? हाँ, और ये भी हमें कीन्स की थ्योरी में कीन्स भाई ने बताया है, तो पढ़ेंगे हम बाद में। इसके टूल्स होते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। बाकी कोई 1-2 एग्जाम्पल्स आप दो अपने दिमाग से। ठीक है, जैसे एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। जैसे कि हमने पूछा कि गोलगप्पे का प्राइस क्या। तो जब आप एक प्रोडक्ट का प्राइस पूछते हो तो इसका मतलब ये क्या स्टडी है? माइक्रो। हाँ, है ना, क्योंकि हम एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप न्यूज़ चैनल पे सुनते हो जैसे कि महंगाई बढ़ गई, है ना, तो वो इसका मतलब किस चीज़ की महंगाई बता रहे हैं बढ़ गई?
पूरी इकनॉमी में जनरल बता रहे हैं कि भाई हर चीज़ को मिला जुला कर ऑन एन एवरेज महंगाई बढ़ गई। तो जब हम कहते हैं जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल, तो वो एक तरह से ये इशारा है कि हम पूरी इकनॉमी का प्राइस की बात कर रहे हैं, तो वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, है ना। और भी एग्जांपल्स मैं दे सकता हूँ, जैसे मैं बोलूँगा आप बताना वो क्या होगा। अगर मान लो मैंने बोला नेशनल इनकम, मैक्रो होगा, और मैंने बोला डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, माइक्रो होगा। मैंने बोला कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, माइक्रो होगा। और मैंने बोला मान लो बैंक रेट, तो मैक्रो होगा, है ना। तो मतलब ऐसे बहुत सारी स्टडीज़ हो सकती हैं, एटसेट्रा लिख देता हूँ, जो माइक्रो के अंदर भी हो सकती हैं, मैक्रो के अंदर भी हो सकती हैं। बस हमको तो क्या सोचना है, अगर इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी है तो माइक्रो, और एग्रीगेट इकोनॉमी की स्टडी है तो मैक्रो। तो ये क्लियर हो गया माइक्रो मैक्रो। चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद इसी के नीचे लिखते हैं, इसी का पार्ट है, इसका नाम है नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो यहाँ तक मुझे बताते भी रहो, समझ आ रहा है? ठीक है, बोरिंग तो नहीं लग रहा? और लग भी रहा होगा तो क्या कर लोगे? हाँ है न्यू हेडिंग, लेकिन अभी उसी के अंदर मतलब आप मान लो चल रहा है, जो हेडिंग क्या चल रही थी अपनी, बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो अभी भी हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो पहले जैसे थोड़ा सा मीनिंग पढ़ा है ना, जॉल्डीन की वो पढ़ी डेफिनेशन, यही पूछ रहे थे। मतलब जिन लोगों ने नैरो बताई वो पूछ रहे हो कि वो कौन लोग थे? उन्होंने, अच्छा उन्होंने ये बता दिया कि ये नैरो था। तो उन्होंने ये बताया कि आज के ज़माने में इकोनॉमिक्स में और भी चीज़ें आती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको याद हो, आपने 12th में पढ़ा था मॉनेटरी पॉलिसी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, गवर्नमेंट बजट, समझ गए? समझ गए दोस्त? तो मतलब मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि आज के ज़माने में हम इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। हम उन्हें क्या कर सकते हैं? अच्छा वो बोल रहे हो, हाँ हाँ वो एक अलग पॉइंट है जो आप कह रहे हो, समझ गया। ठीक है, मतलब ये दोस्त जो हैं इन्होंने ना पहले कुछ पढ़ रखा है, तो ये अपना ज्ञान प्रकाश दिखा रहे हैं, है ना। वही सही पकड़ रहा हूँ, है ना। तो वो अभी नहीं लिखना, अभी वो पॉइंट में जानबूझ के नहीं लाया क्योंकि अभी कुछ और बात कर रहे हैं हम। तो चलो, तो दोस्त ने कुछ और बात करी तो उसको बीच में कट कर दें। तो हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का आपने मीनिंग देख लिया, उसका चलो अब रिवाइज ही कर लो जब आ गए। दूसरा क्या नाम है? अप्लाइड इकोनॉमिक्स। तीसरा क्या नाम है? बाकी ये तो चलो ऑथर हो गया। इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है? माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो का मतलब, और मैक्रो, बहुत बढ़िया। बस, और इसी तरह भी बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम पढ़ रहे हैं इसका नेचर क्या है, तो ये और पढ़ते हैं। तो नेचर पे तो बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं, मतलब ये तो लिखना है, आप लिख लो, इम्पोर्टेंट। देखो क्या क्या नेचर बताए। तो देखो सबसे पहला है बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट, और इसी के जस्ट नीचे लिख लेना बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट, आर्ट को भी हाईलाइट कर सकते हैं, हर कीवर्ड हाईलाइट कर लेंगे
और बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। तो इसका ये नेचर है। तो देखो नेचर कैसे बनाया, बहुत ही सिंपल है। आर्ट किसे कहते हैं, किसी भी चीज़ को आर्ट कब कहते हैं? हाँ नहीं, कला तो चलो हिंदी का मतलब हो गया। हाँ, वेरी वेरी गुड। तो यहाँ लिख देता हूँ, कला किसी भी चीज़ को तब बोलते हैं कि जब वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है ना। पर्सन टू पर्सन क्या कर सकता है? वेरी कर सकता है, मतलब बदल सकता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि बच्चों एक पहाड़ बनाना है ऐसे, ठीक है। पहाड़ के पीछे एक सूरज बना दो और एक नदी ऐसे बना दो, ठीक है। अब सब बच्चे अगर बनाओगे तो क्या सबकी बिल्कुल डिट्टो सेम बनेगी? नहीं बनेगी ना। तो आपने ये तो सुन लिया, पहाड़ बनाना है, सूरज बनाना है, नदी बनानी है, और आप बनाओगे भी सब, लेकिन क्या सबकी सेम बनेगी? नहीं। तो इस चीज़ को आर्ट बोलते हैं। तो आर्ट का मतलब ये होता है कला, कला का मतलब ये होता है कि वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। अब जैसे मान लो तलवारबाजी, आप सबको एक एक तलवार दे दी जाए और बोला इस तलवार को चलाओ, तो क्या सब बिल्कुल सेम तरह से चलाओगे? नहीं, है ना। तो तलवारबाजी भी क्या है? कला। विराट कोहली साहब क्रिकेट में कवर ड्राइव मार रहे हैं, आप भी मार लोगे, मैं भी मार लूँगा, पर हम सब क्या सेम जाएगा क्या? तो वो भी क्या है? कला। तो आर्ट उस चीज़ को बोला जाता है जो वेरी कर सकती है पर्सन टू पर्सन। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो होता है वो क्या है? एक आर्ट है। अब जैसे इसका एग्जांपल देते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम देखो कॉस्ट पढ़ेंगे, हम प्रोडक्शन पढ़ेंगे, रेवेन्यू पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन ये सब पढ़ाई करने के बाद क्या बिजनेस में जब अप्लाई करना होगा तो क्या हर बच्चा बिल्कुल सेम तरह से अप्लाई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो अप्लाई करना एक आर्ट होती है। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चों ने मैथमेटिक्स में फॉर्मूला पढ़ा होगा, सब ने, a+b का होल स्क्वायर, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो कुछ बच्चों का नहीं होता सॉल्व, कुछ कर लेते हैं। तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना भी क्या है? एक आर्ट है। फॉर्मूला सबको याद है, फॉर्मूला सबने रटा हुआ है। तो इसी प्रकार से बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होती है? एक आर्ट होती है, कला होती है। समझ गए? अच्छा, दूसरा है जी बिजनेस इकोनॉमिक्स इज साइंस। अब साइंस कब कहते हैं? हाँ, जिसमें प्री डिफाइंड प्रिंसिपल्स होते हैं या प्री डिफाइंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशंस होते हैं। तो ये लिख लेते हैं कीवर्ड पहले कि भाई साइंस कब बोला जाता है? जिसमें हमारे प्री डिफाइंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशंस हैं। वेरी गुड। आराध्या ने भी एक बड़ा अच्छा आंसर भेजा कि बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स, यानी कि कुछ उसमें फिक्स नियम होते हैं, है ना। फिक्स नियम होते हैं कि भैया नीले कलर पे पीला कलर चला दोगे तो हरा बन जाएगा, है ना। नीले कलर पे पीला कलर चला दोगे तो क्या बन जाएगा? हरा बन जाएगा। तो ये साइंस है। अब चाहे आप चलाओगे तो क्या लाल बनेगा? आप भी नीले पर पीला चलाओगे तो क्या ही बनेगा? हरा। पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई भी नीले कलर पर पीला कलर चलाएगा तो क्या बनेगा? हरा बनेगा ना। तो ये साइंस हो गया। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम जो थ्योरियाँ पढ़ते हैं, जो टेक्निक्स पढ़ते हैं, वो सब पहले से प्री डिफाइंड कुछ ना कुछ एक रिलेशन बताती हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बताती हैं। जैसे कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, ये फिक्स है, रिलेशन है तो है, हर जगह चल रहा है। तो इसीलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स को क्या बोल देते हैं? साइंस है। समझ आ रहा है? आर्ट, साइंस। इसी तरह तीसरा पॉइंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये तो आपने अभी अभी ऊपर पढ़ भी लिया। खैर, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन को बादल बना लेना। ये एक बार एग्जाम में MCQ में पूछा भी था कि बिजनेस इकोनॉमिक्स किस पर बेस्ड होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ, तो इसका आंसर याद रखना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो मेन पोर्शन है वो माइक्रो होता है, नॉट मैक्रो। तो ये आंसर इम्पॉर्टेंट है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो होता है वो किस पर बेस्ड होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि इसमें आप ज़्यादा चीज़ें सीखते हो, कॉस्ट, प्रोडक्शन, रेवेन्यू, इक्विलिब्रियम, प्राइस, मार्केट। तो पूरा बिजनेस इकोनॉमिक्स जो होता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पर बेस्ड होता है। इसी तरह एक और पॉइंट है,
कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट्स ऑफ, इसमें आप अंडरलाइन कर लेना, इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट ऑफ के बाद लिखते हैं क्या, हाँ ये भी क्वेश्चन पूछा था कि इसमें किस चीज़ के एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें ध्यान रखना है कि ये सेम आंसर यही लिखना है। कई बार बच्चा कहता है कि सर बिजनेस इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन मैक्रो भी तो लिख सकते हैं, तो आंसर गलत हो जाएगा। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई जैसे मैंगो शेक बनता है, आपने ग्लास भर के एक मैंगो शेक बनाया, तो मैंगो शेक किस चीज़ का बनता है, वेरी गुड। तो मैंगो शेक के लिए हम कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन मैंगो। अब उस मैंगो शेक के ऊपर आपने 2-4 दाने काजू के भी डाल दिए, एक किशमिश भी डाल दी, तो क्या ये कह सकते हो कि मैंगो शेक इज बेस्ड ऑन कैश्यू या मैंगो शेक इज बेस्ड ऑन किशमिश? तो नहीं कहोगे ना। हाँ ये कह सकते हो कि मैंगो शेक के अंदर 2 काजू हैं, 1 किशमिश है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर जो है कुछ टुकड़े मैक्रो इकोनॉमिक्स के, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स बेस्ड किस पे है, तो फर्क समझ गए। तो बेसिस है माइक्रो, लेकिन उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स किसके भी हैं, मैक्रो। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया जी। इसके बाद अगला देखो, अगला बिजनेस इकोनॉमिक्स यूजेस थ्योरी ऑफ मार्केट्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम मार्केट्स की थ्योरी यूज़ करेंगे। तो आप रेफरेंस के लिए लिख सकते हो ब्रैकेट में चैप्टर 4, है ना, तो वो तो हमारा एक चैप्टर है ही, तो हम पढ़ेंगे, तो डोंट वरी। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हमारा पूरा मार्केट की थ्योरी चलेगी, है ना, तो इट यूजेस थ्योरी ऑफ मार्केट्स। उसके बाद अगला पॉइंट, इसी में अगला पॉइंट तो एग्जाम में बहुत बार आया है, बहुत बार। अगले पॉइंट का नाम है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज, इसको तो बादल में लिखते हैं, इसको बोलते हैं प्रैग्मैटिक। हाँ बस मतलब खाली प्रैग्मैटिक। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज प्रैग्मैटिक। तो बच्चा ऑब्वियसली पूछता है प्रैग्मैटिक का मतलब, हाँ प्रैग्मैटिक मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच, राइट। प्रैग्मैटिक मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच, यानी कि हम इसमें जो पढ़ रहे हैं वो ऐसा नहीं कि खाली थ्योरीज पढ़ रहे हैं, इसमें जो आप पढ़ रहे हो उसका एप्लीकेशन प्रैक्टिकल है, मतलब हर चीज़ वास्तविकता में इस्तेमाल की जाती है ना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्रैग्मैटिक। तो एक बार शुरू से बता सकते हो बिना देखे, देखो कितने सारे एमसीक्यू हो गए। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज आर्ट साइंस बेस्ड ऑन एलिमेंट्स ऑफ, यूजेस थ्योरी ऑफ मार्केट, और इज, ये सारे 6 एमसीक्यू हो गए, है ना। इसी तरह 7वां, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज इंटरडिसिप्लिनरी। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज इंटरडिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है, पहले वो समझा देता हूँ। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, अनुशासन, है ना, डिसिप्लिन अनुशासन, है ना। तो सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो हम डिसिप्लिन कह रहे हैं वो अनुशासन नहीं कह रहे हैं।
आपको शायद जानकर हैरानी होगी, सब्जेक्ट्स को भी डिसिप्लिन कहा जाता है। सब्जेक्ट्स को भी डिसिप्लिन कहा जाता है, क्या कह रहे हो? जैसे कि अकाउंटेंसी को कहा जा सकता है ये एक डिसिप्लिन है। अकाउंटेंसी क्या है? एक डिसिप्लिन है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? एक डिसिप्लिन है। स्टैटिस्टिक्स क्या है? डिसिप्लिन। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? डिसिप्लिन। और भी ऐसे एक सब्जेक्ट होता है सीए फाइनल में, ऑपरेशनल रिसर्च क्या है? डिसिप्लिन। तो मतलब आप ये समझ लो सब्जेक्ट्स को भी क्या बोल सकते हैं? डिसिप्लिन बोल सकते हैं, है ना। तो ये सब डिसिप्लिन्स हैं, डिसिप्लिन 1, डिसिप्लिन 2, डिसिप्लिन 3, डिसिप्लिन 4। तो आप ऐसे इमेजिन करो कि आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका दोस्त पूछ रहा है और यार तेरे कितने डिसिप्लिन्स हैं? तो आप कह रहे हो यार सीए फाउंडेशन में 4 डिसिप्लिन्स हैं। डिसिप्लिन 1 अकाउंट्स 100 नंबर का, डिसिप्लिन 2 लॉ, डिसिप्लिन 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो ऐसे सोचो, ऐसे इमेजिन करो। तो सब्जेक्ट को क्या बोल सकते हैं? डिसिप्लिन। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स में बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं, तो इसीलिए इसको क्या शब्द दे दिया? इंटरडिसिप्लिनरी। यानी कि इसके अंदर बहुत सारे डिसिप्लिनों का मिश्रण है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का मतलब मिक्स है, तो इसको बोल दिया इंटरडिसिप्लिनरी। तो समझ आ गया भाइयों बहनों? कोई भी दिक्कत तो नहीं? तो इसको बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी। तो कितने फीचर्स, कितने नेचर के पॉइंट बन गए? 7। और एक और होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इसको बोलते हैं जी बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव। तो पहले तो नॉर्मेटिव को हाईलाइट कर लेते हैं। अब इसका क्या मतलब है, तो इसको ना थोड़ा अलग से समझाता हूँ, नीचे एक टैबुलर फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, तो आप एक छोटा सा टैबुलर फॉर्मेट बना लेना। इकोनॉमिक्स जो होता है उसको 2 तरह से देखा जाता है, एक को बोलते हैं पॉजिटिव, एक को बोलते हैं नॉर्मेटिव। तो आप ऐसे ही 2 बाइफरकेशन करके एक टेबल बना लो। तो इकोनॉमिक्स 2 तरह की होती है। चलो, तो अब देखो इनका क्या फ़र्क होता है। पॉजिटिव के नीचे लिखना है आपको व्हाट इज़। व्हाट इज़ इन्वर्टेड कॉमास में हिंदी में मतलब है क्या है। और नॉर्मेटिव के नीचे लिखना है इन्वर्टेड कॉमास में व्हाट ऑट टू बी, या दूसरा व्हाट शुड बी। इसका हिंदी में मतलब है क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए। अच्छा, तो यहीं से इसका फ़र्क होता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो होता है वो बेसिकली कभी भी सजेशन नहीं देता, नॉट सजेस्टिव। वो सिर्फ फैक्ट बताता है, या मतलब फैक्ट है कि नहीं ये आप चेक कर सकते हो बेस्ड ऑन फैक्ट्स। लेकिन वो कभी भी ये नहीं बताता कि आपको क्या करना चाहिए, वो सजेशन नहीं देता है। लेकिन जो नॉर्मेटिव होता है उसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लिखी है कि व्हाट शुड बी, यानी क्या होना चाहिए।
तो इसका मतलब ये होता है सजेस्टिव, ये आपको हमेशा सजेस्ट करता है। तो जैसे इतनी बात समझ लेते हैं पहले। तो अगर मैंने कहा कि आपने लाल टी शर्ट पहनी है, तो मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ, तो ये पॉजिटिव बात कर रहा हूँ। और अगर मैं ऐसा बोल दूँ कि आपको लाल टी शर्ट नहीं पहननी चाहिए, तो मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ। या अगर मैं कहता हूँ कि आपको काले कपड़े पहनने चाहिए, तो मैं सजेशन दे रहा हूँ। ठीक है, और एग्जांपल ले सकते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ कि आप मूर्ख हो, तो ये क्या है? पॉजिटिव। हाँ। अगर मैं कह रहा हूँ कि आप माता पिता की आंखों में धूल झोंकते हो, तो क्या है ये? पॉजिटिव? नहीं, नॉर्मेटिव क्यों है? पॉजिटिव। मैं सजेशन तो दे ही नहीं रहा, अब दूंगा। अब सुनना ध्यान से स्टेटमेंट। आपको माता पिता की आंखों में धूल नहीं झोंकना चाहिए, ये नॉर्मेटिव है, क्योंकि यहाँ मैं लास्ट में क्या बोल रहा हूँ? चाहिए, सजेशन। या मैं अगर आपको बोलूँ आपको अच्छा व्यक्ति बनना चाहिए, ये सजेशन हो गया। तो आपको थोड़ा सा लैंग्वेज ध्यान से सुननी पड़ेगी। समझ आ रहा है फ़र्क? तो पॉजिटिव जो होते हैं स्टेटमेंट, वो सजेशन नहीं देते, और नॉर्मेटिव जो होते हैं वो सजेशन दे देते हैं। ये तो हो गया एक नज़रिया डिफरेंस देखने का। अच्छा, एक और नज़रिया भी हो सकता है, वो भी लिखते हैं। देखो, पॉजिटिव में फैक्ट चेक इज़ पॉसिबल। आप फैक्ट को चेक कर सकते हो, वो पॉसिबल है। और नॉर्मेटिव में फैक्ट चेक मे नॉट बी पॉसिबल। फैक्ट को आप चेक नहीं कर सकते। तो इसका मैं एक एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, यानी कि आप वेरीफाई नहीं कर सकते, है ना। तो पॉजिटिव को आप वेरीफाई कर सकते हो, है ना, जबकि नॉर्मेटिव को आप वेरीफाई नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल दे देता हूँ और समझ आ जाएगा। तो अगर मैंने बोला कि वीनस इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट, वीनस सबसे बड़ा प्लैनेट है, तो बच्चा कह रहा हाँ गलत है। तो आप ये बात चेक कर सकते हो, है ना। तो मतलब आप कह सकते हो कि सर ये गलत है, तो इसका मतलब आप फैक्ट चेक कर सकते हो, आप वेरीफाई कर सकते हो, है ना। बिल्कुल सही। और अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं जो आप चेक नहीं कर सकते, कोई भी बच्चा वेरीफाई नहीं कर सकता, अगर मैं लिखूं कि बर्गर इज़ बेटर देन पिज़्ज़ा, तो बच्चा कह रहा है सर ये क्या कह रहे हो? अब कर सकते हो आप फैक्ट चेक वेरीफाई कि क्या ये बात सच है कि झूठ है? नहीं कर सकते, है ना। समझ रहे हो पॉइंट? तो इससे हम और भी क्या समझे कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है वो कोई ओपिनियन नहीं रखती, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो होती है वो क्या रखती है? एक ओपिनियन रखती है। जैसे ये तो मैंने अपनी बात लिख दी थी, ये तो मेरा मन था लिखने का कि बर्गर इज़ बेटर देन पिज़्ज़ा। हो सकता है आपका क्या मन हो, पिज़्ज़ा इज़ बेटर देन बर्गर। तो नॉर्मेटिव जो होता है वो सजेशन दे सकता है, वो ओपिनियन दे सकता है, आप उसको वेरीफाई नहीं कर सकते हो, ये सब चीज़ें नॉर्मेटिव होती हैं। लेकिन जिसको आप वेरीफाई कर सकते हो, जो ओपिनियन नहीं देता, जो सजेशन नहीं देता, वो पॉजिटिव होता है ना। अब इसी का एग्ज़ाम में एक घुमा के क्वेश्चन आता है, वो भी लिखते हैं भाई। क्या आता है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये पूछ लेता है, इसी के अंदर लिखते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या नहीं होती। क्वेश्चन ये पूछता है, हाँ, तो ओपिनियन नहीं होती, लेकिन जो कीवर्ड एग्जैक्टली लिखना है वो आपको लिखना है वैल्यू जजमेंट नहीं होती। देयर इज नो वैल्यू जजमेंट। जबकि नॉर्मेटिव में वैल्यू जजमेंट होती है, वैल्यू जजमेंट इज देयर। नॉर्मेटिव में वैल्यू जजमेंट होती है।
अच्छा, बच्चा कह रहा है सर वैल्यू जजमेंट, ये क्या होता है वैल्यू जजमेंट? वैल्यू जजमेंट का मतलब होता है कि वैल्यूज़ के आधार पर मैं आपको जज कर रहा हूँ। जैसे आपने कहा सर मैं सिगरेट कंज्यूम करता हूँ, आपने कहा सर मैं अल्कोहल कंज्यूम करता हूँ, तो अगर ये मैं ऐसे फैक्ट बोलूं कि आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो, आप सिगरेट कंज्यूम करते हो, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि मैं अभी जज नहीं कर रहा। करते हो तो करते हो, जो फैक्ट है तो है। या आप अगर उसको मना कर दो तो फैक्ट चेक हो गया कि ठीक है नहीं करते, है ना। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा वैल्यू जजमेंट के साथ बोलना शुरू कर दूं, अगर ऐसे बोलना शुरू कर दूं कि आपको सिगरेट कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, आपको अल्कोहल कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि मैं जज कर रहा हूँ आपको, आपकी वैल्यूज़ को जज कर रहा हूँ कि यार ये बच्चा तो बेवकूफ़ बच्चा है या ये बच्चा तो अच्छा व्यक्ति नहीं है। तो सजेशन देना, ओपिनियन देना, वैल्यू जजमेंट करना, ये सब नॉर्मेटिव के काम है। समझ आ रहा है डिफरेंस? तो अगर मैं बोलूँ कि आपको अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना चाहिए तो वो नॉर्मेटिव है, और अगर मैं बोलूँ आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो पॉजिटिव, आप सिगार कंज्यूम करते हो तो पॉजिटिव, क्योंकि मैं कोई सजेशन नहीं दे रहा। तो समझ आ रहा है भाइयों बहनों? अच्छे से क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो एक बार लंबी गहरी सांस लेते हैं। तो ये बताओ कि क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स इन दोनों में से? नॉर्मेटिव। तो ये मेन क्रक्स तो ये है ना। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इसीलिए हमें क्या देता है? सजेशन देता है। हाँ, बिजनेस इकोनॉमिक्स आपको हमेशा ये बताएगा कि ये करना चाहिए। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है? नॉर्मेटिव होता है। तो समझ आया पूरा? चलो, तो खैर पढ़ाई का काम आज का जो करा वो सबको अच्छे से समझ आया? ठीक है। तो एक छोटा सा देखो डेमो दिखा रहा हूँ आपको। तो जैसे बुक आपके पास जब मिल जाएगी तो ये अपना चैप्टर है ना। तो आपको घर जाके होमवर्क में क्या करने का रहेगा काम? जैसे जो आज हमने सीखा, बस रीडिंग, और मुझे लगता है 10 मिनट लगेंगे शायद। जैसे आज जो भी हमने सीखा, देखो आप देखोगे इंट्रोडक्शन पढ़ा थोड़ा सा, है ना, एडम स्मिथ की कहानी पढ़ी थोड़ी सी, उसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग पढ़ा थोड़ा सा। बिजनेस इकोनॉमिक्स में दो बातें क्या आती हैं? माइक्रो मैक्रो पढ़ा थोड़ा सा। अच्छा, फिर उसके बाद क्या पढ़ा था फाइनली? बिजनेस इकोनॉमिक्स के नेचर में क्या क्या था? साइंस, ये आर्ट, माइक्रो मैक्रो, है ना, थ्योरी ऑफ मार्केट, प्रैग्मेटिक, इंटरडिसिप्लिनरी, और लास्ट क्या पढ़ा? बस, तो इतना ही तो पढ़ा हमने। तो समझ गए? तो आपको रोज़ रोज़ क्या करना है? बस पढ़ना है, मतलब यहाँ पे क्लास में, बस घर जाके रीडिंग करना है। तो आज का क्लियर हो गया अच्छे से? तो कर दे छुट्टी? चलो ठीक है, डन, छुट्टी फॉर द डे।